वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट जरूर करना, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। और वीडियो के अंत में ये जरूर कमेंट करके बता देना कि आपका स्कोर कितना रहा, मतलब आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए। दरअसल इससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। दरअसल कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बन 14 के द्वारा पता लगाने पर यह पाया गया कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी, तो इसे याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है, कौन से? कांस्य युग की। इसे प्राग ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा सूरकोटड़ा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित ये एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है सूरकोटड़ा। यहीं से घोड़े के पाए जाने के अवशेष मिले हैं, यानी कि यहीं से हमें पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े का इस्तेमाल करना जानते थे, वो घोड़े से अच्छी तरह परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने कुल 25 क्वेश्चन लिए हैं और ये सारे 25 क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से लिए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? राइट आंसर होगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अगर हम चूज करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट होगा। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने 1921 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इन सभी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। और आर्यों के बारे में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए हुए माने जाते हैं। बहुत से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तथ्य दिए इसके बारे में, लेकिन जो मैक्स मुलर ने तथ्य दिया था कि आर्य जो थे ये मध्य एशिया से आए थे, इसको ही सर्वाधिक वैल्यू दी गई है। यानी कि मैक्स मुलर का कथन जो था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, इसी को ही यहाँ पर उचित माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा जाता था। आप जल्दबाजी में आकर इसका आंसर गंगा मत टिक कर देना, ये जो ऑप्शन है ये गलत होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर है सरस्वती। ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कुणिक। तो कुणिक जो है ये अजातशत्रु के बचपन का नाम था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध के सिंहासन को अपनाया था, यानी कि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और यह मगध की गद्दी पर बैठा था। यह हर्यक वंश का एक प्रमुख शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महाजनपदों का वर्णन किस में मिलता है? यानी कि इनमें से किस ग्रंथ के अंदर महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो इतिहास के अंदर जो 16 महाजनपद बताए गए हैं टोटल, इसका वर्णन अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलता है। किसके अंदर? अंगुत्तर निकाय के अंदर ही 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और यह अंगुत्तर निकाय क्या है? यह बौद्धों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का अंगुत्तर निकाय। इसी के अंदर 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि तीर्थंकर किसे कहा जाता है। तो तीर्थंकर ऐसे सन्यासियों को कहा जाता था जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले ऐसे लोग जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उन्हें ही तीर्थंकर कहा जाता था। और ये प्रमुख 24 हुए। इन 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव, उसके बाद 23वें तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। तो इन तीनों को आपको जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसकी जो रचना है, इसका जो निर्माण है वो बौद्धों की शिक्षा दीक्षा के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व प्रसिद्ध विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। धर्मपाल के द्वारा प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया गया था, जो कि बौद्धों का एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के अंदर वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों को देखकर उत्पन्न हुई? तो महात्मा बुद्ध ने एक दिन बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी को जब देखा, इन 4 दृश्यों को जब महात्मा बुद्ध ने देखा तो उनके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और वो सन्यासी बन गए। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आपको याद रखना है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, इसको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से, जो कि इनके गुरु थे। और इसको पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा मैगस्थनीज। भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था मैगस्थनीज, और यह मैगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसी ने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या कहलाती थी? तो मौर्य साम्राज्य के अंदर जो सामान्य लेन देन के लिए मुद्रा का यूज किया जाता था उसे कहा जाता था पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चरक और नागार्जुन नामक विद्वान कनिष्क राजा के दरबार की शोभा थे, यानी कि ये इसके दरबार में बैठा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये एक बहुत शक्तिशाली वंश हुआ गुप्त वंश, इसकी स्थापना जो है ये की गई थी श्रीगुप्त के द्वारा। यहाँ पर इस नाम से ही आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, श्री का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना श्री गणेश करना, इसका मतलब होता है प्रारंभ करना किसी भी चीज़ का। तो श्रीगुप्त जो थे, इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी, गुप्त वंश को प्रारंभ किया था। इसे आप आसानी से याद रख पाओगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गुप्त वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो हुआ था समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे आप जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हर्षवर्धन के समय हेनसांग नामक चीनी यात्री भारत आया, और यह वास्तव में एक बौद्ध भिक्षु था। इसने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ही भारत का दौरा किया और यह 15 सालों तक भारत में रहा। इसने सी युकी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसके अंदर अपनी यात्रा का पूरा वर्णन किया। कौन सी पुस्तक? सी युकी पुस्तक लिखी थी इसने, जिसके अंदर पूरे यात्रा वृत्तांत को इसने बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित्र को बाणभट्ट नामक कवि ने लिखा था। ये राजा हर्षवर्धन के दरबार के एक प्रमुख कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जो जीवनी है उसे हर्षचरित्र नामक पुस्तक के अंदर उतारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्कों और धातुओं का जो अध्ययन है इसी को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ कर लाने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। जो भीमबेटका है ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए काफ़ी विख्यात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा हेरोडोटस नामक इतिहासकार को ही इतिहास के पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? अंग्रेजी के अंदर भगवत गीता का सबसे पहले अनुवाद करने वाला अंग्रेज था चार्ल्स विल्किंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसने ही सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। कुमार संभव जो है ये कालिदास की रचना है, कालिदास ने ही कुमार संभव महाकाव्य की रचना की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। अगर आपको ऑप्शन के अंदर बंदरगाह नहीं दिया गया है, केवल पत्तन नगर दिया गया है वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर बंदरगाह की बात की गई है। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यानी कि प्रमुख पत्तन नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल जो था ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। अब इसी से ही जो प्रमुख लेन देन होता है, जो प्रमुख आयात और निर्यात होता है, वो यहाँ पर लोथल बंदरगाह पर ही हुआ करता था। चलिए ये थे हमारे आज की वीडियो के टोटल 25 क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसका आंसर आपको जरूर देना है कमेंट के अंदर। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसके अंदर मिलता है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, भगवत गीता, यजुर्वेद या फिर उपनिषद। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो नीचे पिन कमेंट के अंदर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसका आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके अंदर शेयर कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।